हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लोटस फिक्शन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड सेफ होंगे। गाइस, मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप में से वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने पहले से ही सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें थैंक यू सो मच। और आप लोग प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिए ताकि मुझे पता चले कि आपको स्टोरी पसंद आ रही है। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने देखा कि वांगजी जो है वो वीइंग से कहता है, हे वीइंग, लाइफ तुम्हारे साथ इजी नहीं है लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। और सेम सेंटेंस वीइंग को लैंजन भी कहा करता था। तो अब सीन शिफ्ट करके कुछ दिनों के बाद का दिखाया जाता है। कुछ दिनों के बाद वांगजी और वीइंग की लाइफ नॉर्मल हो गई थी। दोनों ही एक दूसरे को एक्सेप्ट कर चुके थे, लेकिन कभी कभी दोनों के बीच में छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हो जाया करते थे, जिनकी वजह से कैरामेली और जेम्स वोंग को उनके बीच सुलह करवानी पड़ती थी। इसी तरह उनकी ज़िंदगी नॉर्मली चल रही थी। एक दिन अचानक कैरामेली वांगजी से कहती है, वांगजी, हमारे पास वाले घर की सफाई करवा दो। तुम्हारे अंकल आंटी वापस आ रहे हैं और अब वो हमेशा के लिए यहीं रहने वाले हैं। ये सुनकर वांगजी खुश हो जाता है, पर कुछ देर के बाद ही उसके चेहरे पर एक उदासी सी आ जाती है और वांगजी पूछता है, क्या अभी तक भी उन्हें वो नहीं मिला मॉम? तो कैरामेली कहती है, नहीं, अभी तक भी उन्हें वो नहीं मिला है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें जल्द ही वो मिल जाएगा। कैरामेली भी उदास होते हुए कहती है। वांगजी कहता है, वो 18 साल से उसकी तलाश कर रहे हैं, लेकिन आज तक भी उन्हें उसका कोई सबूत नहीं मिला। क्या कोई भी नहीं जानता कि वो कहाँ गया? वांगजी भी उदास हो गया था। कैरामेली एक डीप ब्रीथ लेती है और कहती हैं, हाँ, वो उसे अभी भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो अभी तक उन्हें नहीं मिला। अब वो तो ढूंढते ढूंढते थक चुके हैं, इसीलिए अब वो वापस आना चाहते हैं। तो तुम उनके घर की साफ़ सफाई करवाने के लिए थोड़ा सा टाइम निकालो, वो नेक्स्ट वीक आ रहे हैं। तो वांगजी कहता है, ठीक है मॉम। विंग उन दोनों की ही बातें सुन रहा था, लेकिन विंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए विंग कहता है, मॉम, आप लोग क्या बात कर रहे हैं? कैरामेली विंग से कहती हैं, अरे विंग, तुम आ गए? विंग उनसे पूछता है, तो कैरामेली बताना शुरू करती है, विंग, वो हमारे पड़ोस में ही एक फैमिली रहती थी जो हमारे बेहद करीबी दोस्त थे। हम दोनों उनके काफ़ी अच्छे दोस्त थे। हम सभी का एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा रिश्ता था। सब एक दूसरे के सुख दुख बांटा करते थे। और वांगजी और उनका बेटा भी बहुत अच्छा दोस्त था। उनका 5 साल का बेटा था, तब वांगजी 7 साल का था। दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खेलते रहते थे। लेकिन एक दिन उसकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई और बिना किसी डॉक्टर के उसकी तबीयत ठीक नहीं हो सकती थी। उसके हेल्थ में सुधार नहीं हो रहा था, इसीलिए उसे बीजिंग शहर ले गए थे ट्रीटमेंट के लिए। वहाँ पर उन दोनों ने पता नहीं कैसे उसे खो दिया, और उसके बाद से लेकर आज तक उसका कोई पता ही नहीं चला। वो लोग कई गाँवों में और शहरों में घूमते रहते हैं उसकी ही तलाश में, लेकिन आज तक उन्हें अपना खोया हुआ बेटा वापस नहीं मिला। और इसी चीज़ को लेकर वो बहुत परेशान रहते हैं। आज भी वो दोनों अपने बेटे के लिए रोते रहते हैं। जहाँ भी उन्हें थोड़ी सी खबर मिलती है कि उनका बेटा वहाँ हो सकता है, वो वहाँ जाते हैं, लेकिन वहाँ जाकर वो निराश ही होते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। उनका बेटा उन्हें कभी मिला ही नहीं। कैरामेली की बातें सुनकर विंग को बुरा लगता है, तो वो उन्हें बताता है कि ये तो बहुत बुरा है। कैरामेली कहती है, हाँ, उनके लिए मुझे भी बुरा लगता है, और मैं कहती हूँ कि उनके साथ जो हुआ है ना, वो सच में बहुत ही बुरी घटना है। तभी वांगजी कहता है, हाँ, ये सच में बहुत बुरा था। हमें अभी भी वो लड़का बहुत याद आता है। वो बहुत भोला भाला सा था और मुझे बहुत प्यार करता था, हमेशा मेरे साथ रहता था। तुम्हें पता है विंग, वांगजी अपने बनी के बारे में बात करता है। वही लड़का था, वांगजी से बहुत प्यार करता था। बचपन से लेकर आज तक वांगजी बस उसी का इंतज़ार करता रहा था, लेकिन अब तुम्हारे आने के बाद वांगजी का मन बदल गया है। ये सुनकर अब विंग को और भी बुरा लगता है कि उसने वांगजी की बनी की जगह ले ली है और उसकी वजह से वांगजी अपने बनी को भूल गया है। विंग का ये मायूस चेहरा देखकर कैरामेली उसे समझाती है, क्या सोच रहे हो? इसीलिए वह कहती हैं कि तुम्हें इस बात से दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। शायद तुम्हारी ही किस्मत में वांगजी बना था, इसलिए तुम वांगजी के पास आए हो। अपना फेस इतना उदास मत करो, तुम मेरे पोता भी रो पड़ेगा अगर तुम इस तरीके से रोओगे तो।
उनकी बातें सुनकर विंग मुस्कुरा देता है। अब लगभग पूरा एक वीक बीत जाता है और उसके बाद उनके घर में काफ़ी चहल पहल रहती है। कैरेमन ली ने वांग जी से कहा, अपने घर की अच्छे से साफ सफाई करवा दी है ना, उन्हें यहाँ आकर किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो वांग जी कहता है, हाँ मॉम, मैंने सब करा दिया है, अब कोई टेंशन की बात नहीं है। तो कैरेमन ली कहती है, तुम जल्दी से टैक्सी लेकर बस स्टॉप जाओ, उनकी बस आती ही होगी। विंग उन्हें ये सब करते हुए देख रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि अब उसे पूरे 5 महीने शुरू हो चुके थे। इसीलिए वो थोड़ी ही देर चल पाता था और फिर उसे दिक्कत होने लग जाती थी। इसलिए कैरेमन ली उसे एक जगह चुपचाप बैठने को कहती हैं और उसके बाद वो अपने सारे काम करने लगती हैं। विंग भी उनके काम में मदद करने जाता है, लेकिन कैरेमन ली उसे मना कर देती हैं और कहती हैं, कोई काम करने की, कोई मदद करने की ज़रूरत नहीं है, सारा काम मैं अकेले ही कर लूँगी। विंग कैरेमन ली से कहता है, मॉम, अगर उन लोगों ने मुझे देखा और मेरे बारे में पूछा तो आप क्या कहेंगी? तो कैरेमन ली कहती है, विंग बेटा, मैं उन्हें सच बताऊंगी कि तुम वांग जी के हस्बैंड हो, वांग जी ने तुमसे शादी की है। अब तुम थोड़ी देर अपने रूम में जाकर रेस्ट करो, तुम्हें बहुत देर हो गई है बाहर बैठे, इससे तुम्हारे पैरों में सूजन आ जाएगी, तो तुम जाकर थोड़ा सा रेस्ट कर लो। कैरेमन स्माइल करती हैं और उसके बाद विंग वहाँ से अपने रूम में चला जाता है। मॉम, तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त आ रहा है, इसीलिए अगर मैं अपने कमरे में आराम करूँगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं सारा काम करवा रहा हूँ। अगर मैं कमरे में जाकर सो गया तो क्या होगा? विंग ने कहा, तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब वो लोग आएंगे तब मैं तुम्हें बाहर बुला लूँगी, तब तक तुम्हें बाहर आना नहीं है और तुम अपने रूम में जाकर रेस्ट करो, और वैसे भी वो लोग तुम्हारी कंडीशन देखकर समझ जाएंगे। कैरेमन ली ने विंग को कहा और फिर उसे बड़े प्यार से अपने कमरे में जाने के लिए कह दिया। वांग जी, तुम विंग को उसके कमरे में छोड़ दो और वहाँ पर जाकर थोड़ा ये रेस्ट कर लेगा, उसके बाद तुम भी बस स्टॉप के लिए चले जाना अंकल आंटी को लेने के लिए, कैरेमन ली ने कहा। तो वांग जी भी, जो अभी अभी घर के अंदर आया था, वो अपना सिर हाँ में हिलाता है और फिर विंग को उठने में हेल्प करता है और उसे अपने रूम में ले जाता है। रूम में जाने के बाद विंग कहता है, अब तुम्हें भी थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। विंग कहता है कि मुझे आराम करना पसंद नहीं है, माँ मुझे सारा दिन बैठाए रखती हैं और कोई काम भी नहीं करने देती है, मैं ऐसे बैठे बैठे ही थक जाता हूँ। विंग वांग जी के पास आता है और उससे लिपट जाता है और उसके बाद वो विंग के पेट को किसेस करने लगता है और कहता है, मैं जल्द ही आ जाऊंगा मेरी बेबी। ये कहकर वो अपने अंकल आंटी को लेने बस स्टॉप के लिए चला जाता है। वांग जी के जाने के बाद विंग लेट जाता है और उसे बाहर से कुछ शोरगुल की आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं, तो विंग उठकर बाहर जाने लगता है, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो 2 मिनट के लिए अपने ही रूम में रुक जाता है और उसके बाद वो अपने अलमीरा से एक शॉल निकालता है और उसे अपने ऊपर डाल लेता है। उसके कुछ देर बाद ही विंग बाहर आता है। जब विंग बाहर आता है तो वो देखता है कि एक काउच पर 2 कपल बैठे हुए हैं, एक हस्बैंड और एक वाइफ, लेकिन उनमें से किसी की भी नज़र तब विंग के ऊपर नहीं थी। विंग उन्हें बहुत ही ध्यान से देख रहा था और कुछ सोच रहा था। इधर दूसरी तरफ जब एक फीमेल की नज़र विंग पर पड़ती है तो वह हैरानी से अपनी ही जगह पर खड़ी हो जाती हैं और फिर वो कैरेमन ली से बोलती है, कैरेमन, क्या ये? तभी कैरेमन ली कहती है, हाँ, ये तुम्हारा आशियान है जो मुझे मिला है, जिसे तुमने 18 साल पहले खो दिया था कांग से सैंड्रन से। कैरेमन ली मुस्कुराते हुए कहती है। कैरेमन ली विंग की तरफ देखती ही रह जाती हैं और विंग को देखकर अब उनकी आंखों में बहुत सारे इमोशंस थे। विंग भी इन सबको देख रहा था, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर ये सब कुछ चल क्या रहा है। और इधर वांग जी भी कंफ्यूज हो चुका था और वांग जी अब अपनी मदर से पूछता है, मॉम, ये आप क्या कह रही हैं? कैरेमन ली की बात सुनकर उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। तो कैरेमन ली कहती है, हाँ वांग जी, मैं सच कह रही हूँ। फिर भी वांग जी पूछता है, मॉम, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? आप क्या कह रही हैं कि ये बनी है? ये बनी कैसे हो सकता है मॉम? ये बनी नहीं हो सकता, आप इतना यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं? तो कैरेमन ली वांग जी को एक फ्लैशबैक याद दिलाते हुए, एक मेमोरी याद दिलाते हुए कहती है, वांग जी,
याद करो जब तुम पहली बार विंग को हमारे घर लेकर आए थे, तब मैंने विंग से कहा था कि मैंने पहले भी उसे कहीं देखा है, क्योंकि मुझे उसकी आंखें पहले से ही कहीं देखी हुई लग रही थी। लेकिन उस वक्त तुमने मुझसे कहा था कि मैं विंग को पहली बार देख रही हूँ और विंग पहली बार ही हमारे यहाँ पर आया है, इसीलिए मैंने उस वक्त इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन वांग जी, कुछ दिनों बाद मैं हमारा ही पुराना फ़ोटो एल्बम देख रही थी, जहाँ पर मुझे आशियान के बचपन की तस्वीर दिखाई दी थी। उसी तस्वीर को देखकर मुझे याद आया था कि वेंग के बचपन की तस्वीर भी बिल्कुल एशियान की तरह दिखाई देती है, और वेंग के लिप्स के नीचे भी वही एक छोटा सा मॉल है, और उसकी आइज़ भी बादाम जैसी है। वेंग की आइज़ बचपन से ही बहुत खूबसूरत रही हैं, बिल्कुल अपनी मदर की तरह। इसीलिए उसकी आइज़ मुझे जानी पहचानी लग रही थी, क्योंकि उसकी आइज़ बचपन से ही बहुत सुंदर और उसकी मदर जैसी है। कांगसी की बातें सुनकर, कैरामेली की बातें सुनकर कांगसी वेंग के पास जाती है और उसके हाथों को अपने हाथों में पकड़ लेती है, उसके फेस को देखने लगती है और फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और कहती है, तुम कहाँ चले गए थे वे, कहाँ चले गए थे? हम दोनों ने तुम्हें कितना ढूंढा, तुम्हें पता है, हमने तो जीना ही छोड़ दिया था। वेंग हैरानी से उन लोगों की बातें सुन रहा था, और पता नहीं क्यों वेंग की आंखों में भी आंसू आ रहे थे, लेकिन वेंग को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन पर कैसे रिएक्ट करे और वो क्या रिएक्शन दे। वांग जी एक बार फिर से कहता है, मॉम, आपको ये कैसे यकीन है कि यही बनी है? ये बनी नहीं हो सकता, ये तो वेंग है। वांग जी कहता है। फिर भी कैरामेली एक बार फिर से कहती है, वांग जी, याद करो, बचपन में तुम और आशियान का एक बार झगड़ा हो गया था। तब तुमने आशियान के पीठ पर एक जलती हुई लकड़ी फेंक दी थी, जिसकी वजह से आशियान की पीठ पर एक गहरा घाव हो गया था, और डॉक्टर्स को दिखाने के बाद भी उन्होंने ये कहा था कि अब ये निशान लाइफ टाइम तक आशियान के पीठ पर रहने वाला है। एक दिन जब वेंग अपने कपड़े चेंज कर रहा था, तब मैंने वेंग की पीठ पर भी वैसा ही निशान देखा, बिल्कुल उसी जगह। क्या ये सेकंड एक्सीडेंट, ये भी एक कोइंसिडेंट हो सकता है? एक और बात जो कांगसी आप सभी को बताएंगे। कांगसी, आप एशियान को बीजिंग शहर क्यों ले गए थे? आप हम सबको बताएंगे? कैरामेली ने कहा। तो कांगसी सैंड्रन बताना शुरू करती हैं। जब एशियान 5 साल का था, तो अचानक उसके पेट में दर्द की प्रॉब्लम होने लगी, और हम यहाँ के डॉक्टर से उसे दिखाकर थक चुके थे। यहाँ का कोई भी डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहा था, कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे ही नहीं रहा था। फिर हम लोग उसे बीजिंग शहर ले गए थे, और वहाँ जाने के बाद जब एशियान का ट्रीटमेंट हुआ, तब हमें एक शॉकिंग बात पता चली कि आशियान के पेट में एक गर्भाशय बन रहा है, जिसके कारण वो फ्यूचर में प्रेग्नेंट हो सकता है। ये सुनकर हम दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, और फिर हमने कैरामेन को फ़ोन करके उसे ये सारी बात बताई थी। जब हमें उस समय इस प्रॉब्लम के बारे में पता चला था, तो कैरामेन ने कहा था कि अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ भी होता है, तो वांग जी ही एशियान से शादी करेगा, और हम इस चीज़ की चिंता छोड़ दें। और दोनों ही कैरामेली की बातें सुनने के बाद, लेकिन हमें नहीं पता था कि एशियान उस समय खेलते खेलते कहीं चला जाएगा, और उसके बाद हम उसे खो देंगे। हमने उस दिन के बाद से ईशान को हर जगह ढूंढने की पूरी मुनासिब और मुमकिन कोशिश की, लेकिन हम उसे कहीं भी नहीं ढूंढ पाए। ये कहकर कांगसी सैंड्रन रोने लगी, और वेंग को उन्होंने रोते हुए ही गले लगा लिया, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रही थी, क्योंकि फिर से उनकी नज़र एक तरफ जाती है और वो नीचे देखकर हैरान हो जाती है, और वो कैरामेली की तरफ देखती है और उनसे कहती है, ये? कैरामेली अपना सर हाँ में हिलाती है और कहती है, हाँ, हम दोनों जल्दी ही ग्रैंड मदर्स बनने वाले हैं। कैरामेली खुश थी और मुस्कुरा रही थी। तभी वही चांग से वेंग के पास आते हैं और उसके सर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहते हैं, हम दोनों को माफ़ कर दो बेटा, हम दोनों तुम्हें ठीक से संभाल ही नहीं पाए, जिसकी वजह से तुम हमसे इतने दूर हो गए, और इतने सालों तक हम तुम्हें ढूंढते रही, लेकिन हम तुम्हें ढूंढ ही नहीं पाए। तुम्हारी लाइफ
उस वजह से बहुत प्रॉब्लम में रही होगी ना। तुम हमारे लिए बहुत प्रीशियस थी और आज भी तुम हमारे लिए प्रीशियस हो, हमारे डायमंड, हमारे बेटे हो तुम, हमारे बेटे विवुशियान। विंग जल्दी से ही दोनों को गले लगा लेता है और फिर वो भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और कहता है, आज तक मैं खुद को ऑर्फन समझता आया था। मुझे लगता था कि मेरे मॉम डैड ने मुझे जन्म देने के बाद ही सड़क पर फेंक दिया होगा, मैं किसी की गंदी पैदाइश होऊंगा। लेकिन उस वक्त कोई नहीं था। लेकिन अब मुझे पता है, अब मुझे पता है कि आप मेरे मॉम डैड हैं और मैं कोई अनाथ नहीं हूँ। मेरे मॉम डैड हैं, मेरे मॉम डैड ने मुझे फेंका नहीं था। विंग को इस तरह रोता देखकर कैरामिंडी को विंग की टेंशन होने लगती है और फिर वो सबसे कहती है कि अब विंग को कोई नहीं रुलाएगा, उसकी हालत ठीक नहीं है और अगर वो ज़्यादा रोएगा ना तो उसके बेबी पर भी इसका असर पड़ेगा। फिर वे चांग से और कांग से मुस्कुराते हैं और जल्दी से अपनी अपनी आंखों से आंसू साफ कर लेते हैं और फिर वो बड़े ही प्यार से स्माइल के साथ विंग की आंखों से भी उसके आंसू साफ कर देते हैं और फिर विंग को दोनों ही अपने बीच में बिठा लेते हैं और उसे बिठाने के बाद उससे कहते हैं, वांग जी जो उनसे दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था, तभी अचानक उसने अपनी मॉम से पूछा कि मॉम, अगर आपको पहले से ही सब कुछ पता था तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि वेंग मेरा ही बनी है, मेरा लिटिल बनी। अगर मैंने आपको सच बताया होता तो आप वेंग को विवुशियान मानकर एक्सेप्ट कर लेते। लेकिन मैं भी देखना चाहती थी वांग जी कि तुम वेंग को वेंग मानकर एक्सेप्ट करना जानते हो या फिर सिर्फ अपने अतीत में चाहतों के एक पन्ने अपने बनी को वेंग में देखकर उसे एक्सेप्ट करते हो, उसके अतीत को नहीं, उसके वर्तमान को एक्सेप्ट कर लेते। कांग से वेंग के सर को अपनी गोद में रख देती है और प्यार से उसका सर सहराने लगती है। वांग जी अपनी मदर की बातें सुनकर सोच में पड़ जाता है और कुछ देर के बाद वेंग फिर से सो जाता है। वेंग को सोता हुआ देखकर सब लोग मुस्कुराने लगते हैं। वेंग फिर से इसलिए सो गया था क्योंकि बहुत सालों के बाद उसने किसी अपने के टच को इस तरह से फील किया था और स्पेशली जब वो हमेशा अपने पेरेंट्स के बारे में सोचा करता था कि उसके पेरेंट्स भी होते तो उससे प्यार करते। आज विंग को पता चल रहा था कि मदर की गोद में सर रखकर सोना कैसा होता है। इतना बड़ा होने के बाद भी आज विंग उस पीस को महसूस कर रहा था जो अक्सर इस उम्र के बच्चे महसूस करना ही भूल जाते हैं। फिर कैरामिंडी वांग जी से कहती है, जब वांग जी विंग में हो तो उसे अपने कमरे में सोने दो, उसका यहाँ सोना ठीक नहीं है। वांग जी धीरे से अब वेंग को अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे सुलाने के लिए अपने रूम में ले जाता है। कांगजे भी उसके पीछे पीछे आती हैं। वांग जी कांगजे को देखता है और उसे पता नहीं चलता कि वो उसका पीछा कर रही है। वो वेंग को सुलाने के बाद वेंग के पास ही बैठ जाता है और उसके स्टमक पर किस करने लगता है। कांगजे ये देखकर मुस्कुराती है और फिर वांग जी की नज़र कांगजे पर पड़ती है और ये देखकर वांग जी शर्मा जाता है और वो धीरे से विंग से दूर हो जाता है। आंटी आंटी मैंने आपको देखा ही नहीं था, वांग जी कहता है और अपनी सर नीचे झुका लेता है क्योंकि वांग जी रंगे हाथों जो पकड़ा गया था और उसके लिए ये मूवमेंट एम्बैरेसिंग था। यहाँ मुझे अपने बच्चों को एक पल के लिए भी अपनी आंखों से दूर जाते देखना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं वापस आ गई। लेकिन अब मैं एशियान के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ, क्या तुम? वांग जी कहता है, हाँ मैं आपको विंग के बारे में सब कुछ बताऊँगा, लेकिन बात यह है कि इन दिनों विंग बहुत थक जाता है और कभी भी सो जाता है, इसलिए उसे ज़्यादा आराम करने की ज़रूरत है, तो हमें यहाँ से बाहर चलना चाहिए। इसके बाद वांग जी और कांग से सैंड्रन दोनों ही उस रूम से बाहर आ जाते हैं। फिर वही कांग से सैंड्रन को वांग जी विंग के बारे में सब कुछ बताने लगता है जो उसे अब तक पता चला था और जैसे उसने विंग को पाया था। अब ये सब जानने के बाद उसने विंग को कैसे पाया, लेकिन वो ये नहीं बताता कि लैनजैन का चेहरा बिल्कुल उसके जैसा दिखता है। विंग के बारे में जानकर कांग से सैंड्रन फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, मेरे मासूम बच्चे ने इतने सालों में इतना कुछ देखा और सहा है, लेकिन अब सब ठीक है। अब हम सब उसके साथ हैं। अब हम
उसे हर वो खुशी देंगे जिसका वो हकदार है, कैरेमन ली कहती है। अब इसके बाद हमें सीन शिफ्ट करके नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सब लोग नाश्ता कर चुके थे। कांगसे ने वेइंग से कहा, एशियन तुम अपना सामान पैक करो और हमारे साथ रहो। ये सुनकर वांग जी का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो हैरानी से कांग से सैनरन की तरफ देखकर पूछता है, क्या मतलब है? अब बनी आप लोगों के साथ रहेगा? वांग जी के मुंह से बनी शब्द सुनकर विंग शर्मा जाता है और फिर नीचे देखने लगता है। अब कैरेमन ली वांग जी के पास जाती है और उसका कान खींचते हुए उसे कहती, इतने सालों बाद उन्होंने अपना खोया हुआ बेटा पाया है। अगर वो कुछ दिनों उसे अपने साथ ले जा रहे हैं तो किसके साथ रहेगा? तुम्हारे साथ रहेगा क्या? तुम उसे रोक रहे हो यहाँ पर? हाँ, उसे कुछ दिन अपने पेरेंट्स के पास रहने दो, समझे तुम? और वांग जी का कान छोड़ देती है और वांग जी अपने कान को रगड़ते हुए कैरेमन ली से कहता है, लेकिन बनी मेरा हस्बैंड है और मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा। अगर उसे आप अपने बेटे से मिलना ही है तो वो आप यहाँ पर आके भी तो मिल सकते हो। आपका घर कौन सा हमारे घर से दूर है? बस एक दीवार का ही तो फ़र्क है। वांग जी तुम अपना मुंह बंद रखो, विंग उनका बेटा है। तुम अपना सामान पैक करो, जेन सोंग ने कहा। लेकिन मैं बनी के पास बिना नहीं रह सकता, आप लोग उसे क्यों भेज रहे हो? वांग जी ने मुंह बनाते हुए और रोते हुए कहा। फिर एक दीवार का फ़र्क है वांग जी, तुम जब चाहो मुझसे मिलने आ सकते हो, सिर्फ एक दीवार का ही फ़र्क है। कैरेमन ली ने वांग जी को चिढ़ाते हुए कहा और वांग जी जिसका मुंह बंद रहा था वो कहता है, नहीं मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जाना चाहता वहाँ पर। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन 1 या 2 बार वापस आएगा ना विंग? 2 दिन। वांग जी अब आशियान उसकी डिलीवरी के बाद ही आएगा, कांग से ने कहा। डिलीवरी के बाद? लेकिन क्यों? वांग जी ने सवालिया लहजे में उनकी तरफ देखा और उनसे क्वेश्चन पूछा। क्योंकि जब कोई पहली बार प्रेग्नेंट होता है तो उसका पहला बेबी उसके पेरेंट्स के घर में ही होता है, इसीलिए डिलीवरी तक अब विंग हमारे ही साथ रहेगा। हाँ वांग जी, इसीलिए अब डिलीवरी तक विंग उसके पेरेंट्स के साथ रहेगा, कैरेमन ली ने भी वांग जी को रिपीट करते हुए कहा। वांग जी जल्दी से विंग के पास दौड़ता है और उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है और उसे अपने पीछे छुपाते हुए कहता है, नहीं, मैं अपने बच्चे को कहीं दूर नहीं जाने दूंगा खुद से, और ना मेरे बनी को। वांग जी की ये हरकत देखकर सब लोग एक साथ ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और विंग उसके पीछे खड़ा खड़ा शर्मा रहा था। वांग जी को भी वहाँ से भागना था। वांग जी भी चाहता था कि वो वहाँ से भाग जाए। वांग जी और विंग वहाँ से चले जाने के बाद कैरेमन ली कहती है, बदल जाओ, देखो मेरा बेटा तुम्हारे बेटे से कितना प्यार करता है। अगर तुम उसे एक पल के लिए भी अपने पास से दूर नहीं जाने दोगे ना तो 2-3 दिन में कैसे न कैसे वो उसे अपने पास रोक ही लेगा। कैंग से सैनरन कहती हैं, तुम सही कह रही हो कैरेमन, पर मैं सोच रही हूँ कि अगर आशियान 2-3 दिन के लिए हमारे साथ आ जाए तो वांग जी पागलपन दिखाएगा। कांग से हंसती है। कमरे के अंदर विंग वांग जी पर गुस्सा कर रहा था। तुमने ऐसा क्यों किया और तुम ऐसा क्यों कर रहे थे? तो वांग जी कहता है, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे प्यारे से बनी, वो सब लोग तुम्हें मुझसे दूर ले जा रहे हैं। और पहली बात तो ये कि तुम भी तो मुझे भी तो इतने सालों बाद मिले हो। बस एक दिन की ही बात है, वो तुम्हें मुझसे दूर ले जा रहे हैं और मैं ऐसा कैसे होने दूँ? वांग जी ने मुँह बनाते हुए कहा, सबसे पहले तो तुम मुझे बनी बनी कहना बंद कर दो, समझे? क्योंकि मुझे ऐसे चिढ़ हो रही है और बेहतर होगा कि तुम मुझे मेरे नाम से बुलाया करो। ये बार बार तुम मुझे बनी बुलाते रहते हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं बनी ही बन गया हूँ, मैं विंग तो रहा ही नहीं हूँ। विंग ने चिढ़ते हुए और गुस्से से कहा, लेकिन जब तुम छोटे थे तो मैं तुम्हें बनी ही कहता था ना, तो तुम बहुत खुश होते थे और मेरे पास आ जाया करते थे और मुझे पकड़ के किस किया करते थे, तुम्हें याद नहीं है? वांग जी ने बेबी वॉइस में कहा। और अब ये सुनकर विंग को शर्म महसूस हो रही थी। सब शर्म महसूस करते हुए विंग अपनी फेस को अपनी उंगलियों से कवर कर लेता है और अपनी फेस को छुपाकर हंसने लगता है। इससे पहले कि विंग फिर से गुस्सा होकर कुछ कहता, वांग जी जल्दी से विंग के पास जाता है और विंग को किसेस करने लगता है। इससे विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। पहले तो विंग वांग जी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में वो भी उसे रिटर्न में रिप्लाई करने लगता है और दोनों ही डीप हो गए थे।
अचानक से बीइंग के पेट को थोड़ा सा दर्द होता है और वो हल्की सी वॉइस में चिल्लाता है, दर्द हो रहा है। वांग जी जल्दी ही विंग से दूर हो जाता है और फिर कहता है, विंग क्या हुआ? तो विंग अपने स्टमक को टच करता है और उससे पूछता है, दर्द हो रहा है? वांग जी कहता है, दर्द कहाँ हो रहा है? तो विंग अपने स्टमक की ओर हाथ रखते हुए कहता है, यहाँ दर्द हो रहा है, लेकिन अभी दर्द नहीं हो रहा, ये कि कुछ देर बाद फिर से महसूस होता है। और विंग फिर से दर्द से चिल्लाकर कहता है, दर्द हो रहा है। वांग जी कहता है, कहाँ दर्द हो रहा है? इस बार वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है और विंग वांग जी के हाथ को अपने स्टमक पर रखते हुए कहता है, देखो यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ अजीब सा हो रहा है, कुछ कुछ हिल रहा है। वांग जी को भी कुछ महसूस होता है और उसके बाद वो खुश हो जाता है और कहता है, बनी हमारा बेबी किक कर रहा है। विंग वो भी खुशी से पूछता है, क्या सच में? तो वांग जी अपना सर हाँ में हिलाकर कहता है, हाँ हाँ, बनी हमारा बेबी किक कर रहा है। फिर दोनों मिलकर अपने बेबी की हलचल को फील करने में लग जाते हैं और दोनों ही महसूस कर रहे होते हैं कि उनका बेबी स्टमक के अंदर रोटेट कर रहा है, कभी किक कर रहा है, कभी पंच कर रहा है। और विंग जिसे इन सब की वजह से पेन भी हो रहा था, लेकिन उसे खुशी भी हो रही थी। वांग जी विंग के स्टमक को बहुत प्यार से देखता है और उसकी बहुत केयर करता है। बहुत देर तक वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर अपने बेबी की छोटी छोटी इन हरकतों को एंजॉय करते रहते हैं जो वो स्टमक के अंदर से कर रहा था। पर अब खड़े खड़े विंग के पैरों में दर्द होने लगता है, तो विंग वांग जी से कहता है, अब आप मुझसे दूर हटो क्योंकि मेरे पैरों में दर्द हो रहा है और मुझे लेटना है। विंग मुंह बनाते हुए कहता है, तो वांग जी जल्दी से वहाँ से हट जाता है और विंग की लेटने में भी हेल्प करता है। उसके बाद विंग बेड पर लेट जाता है और वांग जी भी आकर फटाफट से अपने पेट के बल विंग के पास लेट जाता है और वो विंग के स्टमक को देखने लगता है और बच्चे की हर हरकत को वो महसूस करने लगता है। बार बार विंग के स्टमक को टच करके वो फील कर रहा होता है और मुस्कुराने लगता है। और वांग जी मुस्कुराते हुए ही कहने लगता है, मेरे बेबी तुम जल्दी से बाहर आ जाओ, हाँ मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। हम दोनों साथ में बहुत मज़े करेंगे। मैं तुम्हारे दादा उनके साथ बहुत मस्ती करूँगा। तुम्हारे दादा तुम्हारी दादी सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। ये कहते हुए वांग जी फिर से विंग के स्टमक की केयर करने लगता है, मानो जैसे वो विंग के स्टमक की नहीं अपने बेबी की केयर कर रहा हो और उसके सामने बेबी हो। विंग वांग जी को ये सब करता हुआ देखकर मुस्कुरा रहा होता है और फिर अचानक से उसके दिमाग में एक विचार आता है और फिर वो कहता है, वांग जी एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ तुमसे। और वांग जी वो भी कहता है, क्या क्या पूछना चाहते हो? विंग कहता है, वांग जी मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ तुमसे। तो वांग जी कहता है, हाँ क्या क्या पूछना है? क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? मॉम वांग जी ने विंग की ओर देखे बिना ही हाँ कह दिया और फिर उसका पूरा ध्यान विंग के पेट पर था ताकि वो उसके स्टमक की केयर कर सके। क्या आप तब भी इस बेबी से उतना ही प्यार करेंगे जब आपका अपना बेबी हो जाएगा? विंग ने पूछा। विंग वांग जी को ये सब करते हुए देखकर मुस्कुराता है और फिर अचानक से विंग के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है और फिर विंग वांग जी से कहता है, क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? तो वांग जी कहता है, हाँ पूछो ना। विंग कहता है, वांग जी जब आपका अपना बेबी हो जाएगा तब भी आप इस बेबी से उतना ही प्यार करोगे जितना आप अभी करते हो? तब वांग जी विंग के क्वेश्चन को सुनकर हैरान हो जाता है और उसके बाद वह एक स्माइल के साथ एक झटके में ही विंग से कह देता है, ये हमारा पहला और हमारा लास्ट बेबी है, इसके बाद हम कोई बेबी नहीं करेंगे। वांग जी ने विंग की ओर देखे बिना ही उससे कह दिया था और वो फिर से विंग के स्टमक को केयर करने लगा था।